गुड मॉर्निंग बच्चों इतिहास के भाग 3 जो 12वीं क्लास का इतिहास है विषय, उसके भाग 3 का जो चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, इसको आज हम तैयार करेंगे, इसको समझेंगे, जानेंगे। चैप्टर इससे पहले के जो हैं, जो इस बार सिलेबस में तय किए गए हैं, उन सभी की एक एक वीडियो मैं बनाकर आपको भेज चुका हूँ। आशा है आपने सभी ने वो देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो एक बार ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएं कि किस तरह से हम घर बैठकर भी अच्छे से चैप्टर को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें वीडियो देखी हैं तो उसके बाद आप ज़रूर कमेंट भी करें कि क्या आपको समझ आया और क्या समझ नहीं आया। तो अच्छा लगेगा मुझे जब आप इस सब कमेंट करके बताओगे कि आपको कहाँ कहाँ क्या समस्या रही। इसके अलावा आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उपनिवेशवाद और देहात, तो इसके संबंध में इतना बताऊं कि ये चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे लग जाते हैं। तो इसको समझेंगे, अच्छे से जानेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर को हम आज तैयार करेंगे। पहला चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एमसीक्यू या फिर अति लघु उत्तरीय में लग जाते हैं। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। ज़मींदारों को किसानों से वसूले गए भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था। 5वीं रिपोर्ट संसद में 1813 में प्रस्तुत की गई थी। बंगाल के देहाती क्षेत्र एवं जोतदारों का वर्णन फ्रांसीसी बुकानन ने किया है। पहाड़ी लोगों का मुख्य व्यवसाय स्थानांतरित कृषि था। पहाड़ी लोग मैदानी भाग में ज़मींदारों से खिराज वसूल करते थे। संथालों का प्रतीक चिन्ह हल था। मुंबई दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। 1857 ईस्वी में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना ब्रिटेन में की गई थी। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा 1859 में परिसीमन कानून लागू किया गया था। इनमें से अधिकतर प्रश्न कभी भी पूछ ले जाएंगे कि अभी 5वीं रिपोर्ट कब आई थी, या फ्रांसीसी बुकानन कौन थे, पहाड़ी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, संथालों का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु लिखे जाते हैं कि वो दोनों का काम करते हैं, आपके एमसीक्यू का भी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसी के नाम से 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था। इससे पहले यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेना का कमांडर रह चुका था। तो इसके लिए छोटा क्वेश्चन है यदि छोटे रूप में पूछा जाए। दूसरा है, भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया। इस प्रांत से ही सर्वप्रथम ग्रामीण समाज की रूपरेखा तैयार करने, भूमि अधिकार संबंधित नियम बनाने तथा भू राजस्व व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया था। यानी कि पहला वह शहर, पहला वह राज्य जहाँ पर अंग्रेज़ों ने आकर अधिकार किया और अपनी व्यवस्थाओं को लागू किया, वो क्या था, वो बंगाल था। तो बंगाल में ही सारी रूपरेखाएं पहले छोटे स्तर पर तैयार की गई, फिर बंगाल से बाकी देश पर शासन किया गया। शुरुआत में बंगाल ही औपनिवेशिक काल की राजधानी, बंगाल का कलकत्ता ही औपनिवेशिक भारत की राजधानी थी, जिसको 1911 में बदलकर दिल्ली किया गया। 1770 के दशक में बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में क्यों थी। एक तो बंगाल में लगातार अकाल पड़ रहे थे, बार बार जो अकाल पड़े उन्होंने इसको संकट में ला दिया। दूसरा, खेती की पैदावार कम होती जा रही थी। पैदावार कम होने से संख्या बढ़ रही थी लगातार और खेती की पैदावार कम हो रही थी, तो ये भी संकट का एक कारण था। व्यापार में यहाँ के निवासियों की भागीदारी कम होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा, वहीं के लोगों का व्यापार होने लगा, वहीं के लोग सामान बेचने लगे, तो स्थानीय लोगों का रोजगार धीरे धीरे छूटता गया और ऊपर से कृषि पे भी अकाल पड़ रहा था, पैदावार कम हो रही थी। इसलिए 1770 के दशक में ग्रामीण जो जनता थी बंगाल की, वो बड़ी कष्ट में थी। भारत में इस्तेमारी व्यवस्था कब और क्यों लागू की गई। 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी व्यवस्था लागू की। ये दोनों बातें ध्यान रखो, स्थायी बंदोबस्त और इस्तेमारी व्यवस्था दोनों एक ही हैं। यह व्यवस्था लागू करने का कंपनी का उद्देश्य भू राजस्व की एक निश्चित रकम निश्चित समय पर प्राप्त करना था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जो जमींदार निश्चित राजस्व नहीं चुका पाते थे, उनकी जागीरों को नीलाम कर दिया जाता था। अब समझ लो स्थायी बंदोबस्त है क्या। स्थायी मतलब परमानेंट।
और बंदोबस्त मतलब सेटलमेंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट। यानी कि अंग्रेज़ों ने एक निश्चित लगान तय कर दिया और ज़मींदारों से बोला कि आप हमें इतना लगान दोगे, इतने समय पर दोगे। यदि आप इतने समय पर ये लगान नहीं दे पाए तो आपकी जो ज़मींदारी है वो बाकी किसी और को नीलाम हम कर देंगे। अब ज़मींदार के ऊपर डिपेंड था कि वो उसको कितना वसूले, कब वसूले और कैसे वसूले। अंग्रेज़ों को आम जनता से मतलब नहीं रहा, अंग्रेज़ों को मतलब था उस ज़मींदार से जिसके अंतर्गत वो कृषि क्षेत्र आता था। अंग्रेज़ों के लिए तो केवल ज़मींदार से वो लगान वसूल करना था। अब ज़मींदार किस तरह से लगान वसूल करे जनता से, ये उसके ऊपर डिपेंड था। इस व्यवस्था ने भारत के किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ज़मींदार मनचाहा लगान वसूल करने लगे, मनचाहे अत्याचार करने लगे और धीरे धीरे करके भारत की कृषि व्यवस्था जो एक संपन्न अवस्था में थी, कृषि छोड़कर लोग भागने लगे और वो एक तरह से कृषि किसान से, बड़े किसान से कृषि मजदूर बन गए। क्योंकि मजदूर बनना आसान था, बड़े आराम से मजदूरी करो और मजदूरी पाओ। किसान बनना मुश्किल था क्योंकि लगान चुका पाना समय पर ये मुश्किल था। अकाल के कारण और बाकी कारणों के कारण खेती लगातार तबाह हो जाती थी और ऐसे में लगान ना चुकाने पर बहुत सारे दंड पाए जाते थे। इससे अच्छा लोगों ने निजात पाया, खेती छोड़ दी और लोग मजदूरी की तरफ निकल पड़े। इस तरह से भारत एक धन धान्य से पूर्ण देश, मजदूरों का देश बन गया। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेज़ों ने करा, उससे अंग्रेज़ों का तो भरण पोषण हुआ, ज़मींदारों का तो भरण पोषण हुआ, उनके तो खजाने भरे, लेकिन आम जनता का जो जनजीवन था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ और वो एक तरह से गरीबी की कगार पर पहुंच गए, भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। बात करते हैं सूर्यास्त कानून के विषय में कि ये क्या था। सूर्यास्त यानी कि सूरज का अस्त हो जाना, यह एक ऐसा कानून था कि यदि ज़मींदार जो स्थायी बंदोबस्त के आधार पर उसको निश्चित तारीख को जो लगान देना होता था अंग्रेज़ों को यानी कंपनी को, अगर वह उसका भुगतान नहीं कर पाता था सूर्यास्त तक, तो उसकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इसीलिए इसको सूर्यास्त कानून कहा गया है। अगले बात करते हैं शिकमी रैयत कौन थे। शिकमी रैयत जो होते थे वो निम्न स्तर के किसान थे, ज़मीन पर लगान लेते थे। रैयत ज़मींदारों को लगान अदा करनी थी तथा ज़मींदार कंपनी को राजस्व अदा करने तथा राजस्व अदा करने की मांग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होते थे। यानी कि ये निम्न स्तर के किसान थे जो रैयत से ज़मीन पर लगान लेते थे। इस ज़मींदार से थोड़े छोटे स्तर के एक तरह से किसान होते थे जो अपने से नीचे वाले ज़मींदारों किसानों से लगान का वसूल करने का काम करते थे। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों थी? तो इसका मतलब ये है कि 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ एक ओर कई ज़मींदार आर्थिक दृष्टि से संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं जोतदार धनी किसानों के रूप में अनेक गांवों में अपनी स्थिति मजबूत किए हुए थे। 19वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों के आते आते इन जोतदारों ने ज़मीन के बड़े भूभागों पर अधिकार कर लिया, यानी कि इनकी ज़मीन कई हज़ार एकड़ तक हो गई। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी इनका नियंत्रण हो गया और इस तरह से अनेक क्षेत्रों को गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते ये लोग पाए गए। ये जोतदार वो थे जो बड़े किसान थे, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो ज़मींदार तो नहीं थे, लेकिन ये वो लोग थे जो ज़मींदार से अलग थे, ज़मींदार नहीं थे लेकिन बड़े किसान थे। इन लोगों ने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया। इनके पास हजारों एकड़ ज़मीन होती थी और इस हजारों एकड़ ज़मीन का फ़ायदा इन्हें ये हुआ कि ये स्थानीय रूप से लोगों को प्रभावित करने लगे। साहूकार हो, कारोबारी हो, सभी इनके नियंत्रण में होते थे क्योंकि सबको इनसे काम पड़ता था और ये एक तरह से उस समय के बड़े लोग थे, ज़मींदारों से अलग और बाकी बड़े लोगों से अलग। एक जोतदारों का एक वह समूह था जिनके पास में बड़ी एक तरह से ज़मीन होती थी और ये लोग काफ़ी बड़ी हस्ती होते थे और इनके पास में काफ़ी धन दौलत थी। अभी हमने बात की सूर्यास्त कानून की कि सूर्यास्त कानून के तहत किस तरह से ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता था जो ज़मींदार समय पर लगान नहीं देता था। लेकिन ज़मींदारों ने भी एक रास्ता निकाल लिया कि वो अपनी ज़मींदारों को नीलाम होने से कैसे बचाएं। यानी कि जब अंग्रेज़ तो धूर्त थे ही, साथ साथ कुछ ज़मींदार भी ऐसे हो गए कि जो उनकी धूर्तता का जवाब उसी की भाषा में देना सीख गए। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए ज़मींदारों ने, बड़े दिलचस्प हैं
कि ज़मींदारों को अपनी ज़मींदारियों को बचाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते थे, जैसे कि इनमें से एक था फर्जी बिक्री की तकनीक। यानी कि जब नीलाम होना शुरू होती थी प्रक्रिया, तो उसमें ये जो ज़मींदार थे ये अपने फर्जी एजेंट खड़े कर देते थे जो उस ज़मींदारी की फर्जी बोली लगाते थे। एक दूसरा, फर्जी तकनीक के अंतर्गत ज़मींदार कई हथकंडे अपनाते थे। उदाहरण के लिए, ज़मींदार अपनी ज़मींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता के नाम कर देते थे। ऐसा वे इसलिए करते थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में कानून था कि महिलाओं की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा, और इसका फ़ायदा उठाने के लिए ज़मींदारों ने क्या किया कि वो ज़मींदारी का हिस्सा अपनी माँ या पत्नी के नाम करने लगे ताकि वो छीनने से बच जाए। तीसरा, कई बार कंपनी राजस्व मांग को जानबूझकर ज़मींदारों के जरिए रोक लिया जाता था, और फिर राशि बढ़ने के कारण कंपनी कुछ आमदनी जो आदमी होते थे वो कुछ भाग की नीलामी करते थे और ज़मींदारों के आदमियों के रूप में खड़े हो जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ज़मींदार थे वो अपने कुछ आदमी खड़े कर देते थे बोली में, और वो बोली फर्जी होती थी, और इस तरह से ये लोग अपनी ज़मींदारियों को नीलाम होने से बचा लेते थे। एक प्रश्न है कि पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया जताई। हुआ ये कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इनके आसपास के जो लोग थे वो पहाड़िया लोग थे, जो मूल लोग थे, और अपने आसपास के क्षेत्रों पर ये लोग अपना मूल अधिकार मानते थे, और इन मैदानों पर ये समझते थे कि इन्हीं का अधिकार है और बाहर से कोई आकर यहाँ पर नहीं रह सकता। इन मैदानों पर जो किसान आकर बस गए थे और खेती बाड़ी करने लगे थे, ये पहाड़िया लोग इन पर हमले करते थे। अकाल के दिनों में भी ये लोग इन पर ज़बरदस्ती हमले करते थे, इनका पशुधन, इनके अनाज के भंडार और इनके सामान को लूट कर ले जाते थे। ये लोग बाहरी लोगों के पर जो है लगातार इस तरह से हमले करते थे ताकि इस क्षेत्र में इनका रुतबा बना रहे, और इसके लिए क्या होता था, कभी कभी किसानों को या उनके जो ज़मींदार जो लोग थे उनको, उनके मुखियाओं को यहाँ पर इन लोगों को इसके लिए टैक्स देना होता था कि ताकि ये लोग हमला ना करें, और इन लोगों से यहाँ के व्यापारी लोग भी बह खाते थे। इन लोगों को पता था कि अगर हमने पहाड़िया लोगों को कर नहीं दिया या टैक्स नहीं दिया तो ये लोग हमें रास्ते की अनुमति भी नहीं देंगे, इसलिए उन मार्गों पर चलने के लिए ये लोग इन लोगों को पैसे, टैक्स या बहुत सारी चीज़ जो इस तरह से सामान है वो देते थे। इस तरह से देखा जाए तो पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर जो है एक तरह से अपना एक हमलावर रुख अपनाया और अपना रुतबा और भय बनाए रखा ताकि इन लोगों को यहाँ से धन और अनाज, संसाधन आदि प्राप्त होता रहे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। संथाल लोगों ने पहाड़ियों लोगों के सामने संघर्ष के समय झुककर जंगलों के अंदरूनी हिस्सों में स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया और ज़मीनों को साफ कर वहाँ पर खेतीबाड़ी करने लगे, मगर लगान भुगतान करने के लिए संथालों को व्यापारियों और साहूकारों से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेना होता था। सरकार भी उन्हीं का साथ देती थी। संथालों को दामिन इलाकों से धीरे धीरे अपने दावे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 1850 के दशक में संथालों ने औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूम जिलों से लिया गया। कहने का मतलब ये है कि जब इन लोगों के पर अत्याचार बढ़ गए और जो वहाँ का औपनिवेशिक राज यानी कि अंग्रेजी शासन और जो वहाँ के ज़मींदार ज़मीन के विरुद्ध हो गए, तो 1850 के दशक में इन संथालों ने अपने अधिकारों के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया। संथालों का जो चिन्ह था, संघर्ष चिन्ह था, वो हल था। दक्कन के जो रैयत थे वो ऋणदाताओं के प्रति कुछ क्रुद्ध थे, यानी कि दुखी थे या गुस्से में थे। वो क्यों थे? इसका एक कारण यह था कि खेती की कीमत या लगान लगातार बढ़ रही थी। दक्कन में कंपनी ने रैयतवाड़ी प्रथा लागू की। उपज का लगभग 50% कंपनी रैयतों से छीन लेती थी। इतनी भारी भूराजस्व की रकम अदा कर पाना रैयतों के लिए काफ़ी मुश्किल और आर्थिक रूप से कष्टकारी था। 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेज़ी से गिरावट आई और अगले 15 वर्षों तक यह स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की जो आमदनी थी उसमें और भी गिरावट आ गई। इसी दौरान 1832-34 के 2-3 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर अकाल फैल गया। इन्हीं कारणों से लगातार जो ऋणदाता थे, जो रैयत ऋणदाताओं के प्रति जो है इनका जो व्यवहार था वो क्रुद्ध हो गया।
क्योंकि ये लगातार एक तरह से अपना ऋण जो है वो उसी दर पर दे रहे थे, जबकि किसानों की स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि इनकी जो उपज थी उसका एक तो मूल्य लगातार गिर रहा था, दूसरी स्थिति ये थी कि अकाल के कारण और अन्य कई वजहों के कारण लगातार किसानों की स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही थी, उनकी इनकम नीचे गिर रही थी, और ऋणदाताओं अपन की स्थिति जो थी वो जस की तस थी, यानी कि वो कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी एक बात और है कि दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। जैसे कि उत्तर भारत में अभी स्थायी बंदोबस्त था, इस्तेमरारी बंदोबस्त था, ऐसे ही दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रथा थी। रैयत का मतलब होता है किसान, यानी कि किसान से सीधा कर लेना, सीधा लगान वसूल करना, इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। यह दक्षिण भारत विशेष तौर पर तमिलनाडु में लागू की गई थी। पहाड़िया लोगों की जो आजीविका थी संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी? देखो इसमें अंतर समझ लो। पहाड़िया लोगों के पास ऊंचाई पर स्थित सूबे वाले भूभाग थे। वे कुछ समय बाद स्थायी कृषि क्षेत्र से हटकर झूम खेती पर अपनी आजीविका के लिए केंद्रित हो गए। जंगल और चारागाह पहाड़ियों की अर्थव्यवस्था के अटूट हिस्से थे। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। पहाड़िया लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित रहते थे और उनसे बातचीत करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते थे। पहाड़ी लोग जंगल के उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और प्राय झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में, ये आगे हम बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं झूम खेती वो होती है कि जब हम जंगल के किसी एक भाग को साफ़ करें और जंगल को जलाकर उस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि में कुछ समय के लिए खेती करें, और जब उस क्षेत्र की या उस भूमि की उर्वरता ख़त्म हो जाए तो फिर आगे की तरफ हम बढ़ जाएं, इसे हम झूम खेती कहते हैं। तो पहाड़िया लोग एक तो ऊंचाई पर स्थित लोग जो ये भूभाग थे उन पर खेती करते थे, ये झूम खेती करते थे, और इनकी पहाड़ जो अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा चारागाह और जंगल थे। ये लोग कुदाल का प्रयोग करते थे और जो कंपनी के अधिकारी होते थे उनसे जल्दी से बातचीत नहीं करते थे, यानी कि ये पहाड़ी लोगों की आजीविका के विषय में हम बता रहे हैं। पहाड़ी लोग अपनी कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरच लेते थे, कुछ वर्षों तक साफ ज़मीन में खेती करते थे और फिर आगे के लिए चले जाते थे। जैसा कि मैंने बताया, पहाड़िया लोग पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और ये भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वह बाहरिया लोगों के प्रवेश का विरोध करते थे। उनके मुखिया लोग एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे। कहने का मतलब ये है कि पहाड़िया लोग जो थे वो पूरी तरह से अपनी भूमि को लेकर बड़े एक तरह से संवेदनशील थे। वो बाहरी लोगों का यहाँ पर आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। ये जो ज़मीन से कुदाल को उससे ज़मीन को साफ़ करके वहाँ पर कुछ समय खेती करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। अपने विरोध और अपने झगड़े खुद ही निपटा लेते थे, बाहरी लोगों का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये पहाड़ी लोगों के विषय में हमने 6-7 पॉइंट पढ़े हैं, जिनमें ये लगता है कि पहाड़ी लोग जो थे अपनी ज़मीन, अपनी कृषि, अपने संस्कृति को लेकर बड़े निश्चित थे, और उनका दृष्टिकोण बिल्कुल यह था कि उनकी ज़मीन पर कोई बाहरी व्यक्ति आकर ना रहे। साथ ही ये लोग जो अंग्रेज़ या अंग्रेज़ों के नुमाइंदे थे उनकी तरफ से हमेशा आशंकित रहते थे, यानी उन पर विश्वास नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं संथालों के विषय में। तो राजमहल की पहाड़ियों में संथाल लोग जम गए, यानी कि इन लोगों ने भी यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। संथाल लोग आसपास के जंगलों का सफाया करते हुए इमारती लकड़ी को काटते थे और ज़मीन जोतते थे, उसमें चावल और कपास की खेती ये लोग करते थे। संथाल जो लोग थे उनकी निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया संथालों ने, और संथाल लोग खेती के हल का प्रयोग करते थे और इनका चिन्ह भी हल था। यानी कि ये लोग, अभी हमने बात की पहाड़ियों के बारे में, तो वो कुदाल का प्रयोग करते थे और ये हल का प्रयोग करते थे। संथालों ने परिश्रम करके आंतरिक भूभागों में गहरी जुताई करने के बाद कृषि योग्य भूमि को शानदार बना दिया, और पहाड़ी लोग जब भी निचले इलाकों में घुसने की हिम्मत करते थे तो ये उन्हें भगा देते थे। यानी कि दोनों के बीच लड़ाई थी। संथाल लोग जो थे वो निचले हिस्से में थे और पहाड़ी लोग ऊपर के हिस्से में थे। संथाल लोग जो हैं उन्होंने ज़मीन को निराई गुड़ाई जुताई करके खेती के लोग योग्य अच्छे से बना दिया, जबकि जो पहाड़िया लोग थे वो केवल झूम खेती करते थे। कुछ समय एक भूमि पर रुकते थे, फिर उसके बाद जंगलों को साफ़ करके आगे बढ़ जाते थे। यानी कि दोनों के जो जीवन शैली है उसमें अंतर है। पहाड़ी लोगों ने यहाँ पर चावल, कपास और अनेक फसलों को उगाया और बहुत अच्छे से उगाया। संथालों ने अपने से पहले राजमहल की पहाड़ियों पर बसने वाले पहाड़ी लोगों को चट्टानी और अधिक बंजर भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया। यानी कि संथालों का जो समूह था वो बड़ा भारी था और उन्होंने एक तरह से पहाड़ी लोगों को एक निश्चित एरिया में ही सीमित कर दिया।
संथालों के पास पहाड़ी लोगों के मुकाबले अधिक उपजाऊ भूमि होती थी, जिसके कारण पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके, जबकि संथालों का जो तरीका था वह ज़्यादा अच्छा था और उन्होंने भूमि की उपज का अधिकतम उपयोग किया, निराई गुड़ाई जुताई करके भूमि को पहले से अच्छा कृषि योग्य बना दिया। जिस भूमि पर संथालों ने अधिकार कर लिया वे स्थायी खेती करने वाले, अपनी स्वायत्तता स्वयं स्थापित करने वाले आदिवासियों के रोल के रूप में उभरते चले गए। यानी कि संथाल एक तरह से वहाँ पर स्थायी खेती करने वाले हो गए, स्वायत्त हो गए, स्वायत्त यानी कि अपने निर्णय खुद लेने वाले हो गए, और आदिवासी लोगों के लिए एक तरह से वो रोल मॉडल बनते चले गए। इस तरह से दोनों लोगों के बीच हमने 7 पॉइंटों के अंतर्गत अंतर करके दिखाया है कि पहाड़ी लोगों का किस तरह से जीवन शैली थी और संथालों की जीवन शैली किस प्रकार की थी। इनके विषय में हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इन दोनों को अच्छे से एक बार तुलनात्मक इनका अध्ययन करके ज़रूर देख लें। बात करते हैं कि इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद भी बहुत सारी ज़मींदारियाँ क्यों नीलाम कर दी गई। इस्तमरारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया। वहाँ 1993 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी जो प्रत्येक ज़मींदार को अदा करनी होती थी। तो ज़मींदार अपनी निश्चित राशि नहीं जमा कर पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने का जो अधिकार था वो ले लिया जाता था और उनकी जो ज़मींदारी थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। जब भू संपदाएँ नीलाम की जाती थी तो कंपनी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को यह ज़मींदारी बेच देती थी। इसका कारण यह था कि बहुत सारे ज़मींदार तो बन गए, उन्होंने अंग्रेज़ों से अधिकार तो ले लिया, लेकिन लगातार इसको वो आगे नहीं चला पाए क्योंकि वो इतना लगान इकट्ठा नहीं कर पाए थे। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने पर जो भी समय पर भू राजस्व की रकम अदा नहीं करता था उसकी ज़मींदारी में से 75% से अधिक ज़मींदारियाँ नए ज़मींदारों को दे दी जाती थी। ये कानून था। ज़मींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनियों को नियमित रूप से राजस्व राशि देगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम कर दी जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ज़मींदार यदि निश्चित समय पर ज़मींदारी नहीं देगा तो उसको ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया, तो इसके बारे में बात करते हैं। 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। अमेरिका से जाने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आई। बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास उगाने पर जोर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब किसी दूसरे देश में कोई घटना हो तो इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव ज़रूर कहीं ना कहीं पड़ता है। ऐसे ही भारत में भी हुआ, क्योंकि अमेरिकी गृह युद्ध के कारण वहाँ पर कपास का जो उत्पादन था वो एक तरह से वो बंद हो गया है और इससे भारी गिरावट आ गई कपास के आयात में। तो अब इंग्लैंड में हड़कंप मच गया कि भी इतनी कपास कहाँ से आएगी। तो भारतीय क्षेत्रों का दौरा किया गया और यह कोशिश की गई कि अधिक से अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन भारत से कराया जाए ताकि इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अब इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गांवों में रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाए जाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी लंबे समय तक ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले आंकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आ गई थी कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% अकेला भारत से जाता था। तो बच्चों, ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम समझने के लिए इतिहास हमारे लिए बड़ा कारगर विषय है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आपको पूर्णता प्राप्त करा दे, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको पूर्णता प्राप्त कराता है। यानी कि अमेरिका की गृह युद्ध का इंग्लैंड पर क्या असर हुआ और उसके बाद भारत पर उसका क्या असर हुआ, ये सारी बातें केवल और केवल हमें इन्हीं चैप्टर से, इतिहास के इन्हीं अध्ययनों से हमें प्राप्त होती हैं। तो अब अगर कोई पूछे कि अमेरिकी गृह युद्ध का भारत के कपास उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इसको बता दोगे कि किस तरह से भारत में कपास उत्पादन लगातार बढ़ता चला गया।
अभी जैसे कि हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो देखो इतिहास का प्रश्न है कि किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्या आती है। यानी कि जब किसानों का हम इतिहास लिखते हैं तो हमारा सरकारी जो स्रोत हैं उनके उपयोग की क्या समस्याएं हैं, क्या हमारे सामने सीमाएं हैं। तो इसका हम समझते हैं कि किसान शेषबंदी इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के दौरान जो समस्याएं आती हैं उनमें से किसानों से संबंधित इतिहास लिखने के कई स्रोत हैं, जिनमें सरकार के द्वारा रखे गए राजस्व अभिलेख, सरकार के जरिए नियुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं के जरिए दी गई रिपोर्ट, पत्रिकाएं जिन्हें हम सरकार की पक्षधर कह सकते हैं, सरकार के जरिए नियुक्त जांच आयोग की रिपोर्ट अथवा सरकार के हित में पूर्वाग्रह या सोच रखने वाले अंग्रेज रातियों के विवरण और रिपोर्ट। ऐसे ऐतिहासिक स्रोत पर दृष्टिपात करते समय हमें यह याद रखना होगा कि ये सरकारी स्रोत हैं और जो घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इतिहास अगर हम किसानों का लिख रहे हैं तो हमारे सामने क्या क्या पहले एविडेंस होंगे। हम पहले देखेंगे कि उस समय कौन सा आयोग बना, हम ये देखेंगे कि उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, हम ये देखेंगे कि उस समय भू राजस्व का रिकॉर्ड कैसा है, लगान लोग कैसे देते थे। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये सरकार के क्या मुखपत्र तो नहीं है। मुखपत्र का मतलब कि सरकार जो उनसे कहलवाना चाह रही है क्या वो ये वही कह रहे हैं या वो सच्चाई भी बता रहे हैं, क्या ये यात्री वो विवरण दे पा रहे हैं जो किसानों की वास्तविक दशा से संबंधित है। इसलिए हमें कई बातें ध्यान देनी होती हैं कि जब भी हम किसानों का इतिहास लिख रहे होते हैं तो हमें केवल सरकारी आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के लिए दक्कन आयोग से विशेष रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था। संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया कि मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। यानी कि उसने रिपोर्ट में है खारिज कर दिया कि यह जो है विरोध की वजह नहीं है। रिपोर्ट का मुख्य सार व दोष, इसमें सारा दोष ऋणदाताओं साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट होती कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कभी तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष जो है वो सरकार की कार्रवाई के कारण है। कहने का मतलब मेरा समझे आप कि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सरकारी दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड यदि हम पुराने अध्ययन कर रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल उन पर आँख मूंद कर विश्वास ना करें, बल्कि साक्ष्यों को जुटाने के लिए बाकी इधर उधर की चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो उस समय के आयोग या उस समय के यात्री या उस समय की जो पत्रिकाएं वो सच ही बोल रही हों, क्योंकि वो वही बोलेंगी जो सरकार उनको बुलवाएगी। इसलिए हमें किसानों का इतिहास लिखने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है कि पूरी तरह से समझ आया होगा। जैसे कि इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, आपके पहाड़ी लोग, संथाल लोग, उनके विद्रोह के कारण, इसके अलावा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सारी बातें आपके इस चैप्टर की मुख्य बिंदु हैं और इनको आप अच्छे से समझें। यदि किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो आप मुझसे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जब तक आप जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि नई वीडियो का आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो और बार बार वीडियो देखते रहो। कोई समस्या है तो आप तुरंत अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछो, क्योंकि आपके लिए जितना सरल हो सकता है उस पर काम किया जा रहा है। और निश्चित नहीं, मुझे पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि आपको ये इन प्रयासों से चैप्टर को समझने में, टॉपिक को समझने में खूब अच्छे से समझ पा रहे होगे आप। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत पूछें। अब तक के संपूर्ण चैप्टरों का मैंने वीडियो लेक्चर तैयार करके आपको भेजा है, इसलिए फर्स्ट टू लास्ट एक बार आप अच्छे से अध्ययन ज़रूर कर लें। कहीं पे कोई समस्या है तो फिर मैं कह रहा हूँ आप पूछ सकते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।